हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जियोलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस किसी भी सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है। और न्यूक्लियस कितने तरह के होते हैं? न्यूक्लियस भाई जैसे कि दो सेल हुआ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो दोनों का अलग अलग न्यूक्लियस होता है। अगर प्रोकैरियोट न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है उसका अगर न्यूक्लियस में मेन डिफरेंस पाया जाए तो उसका क्या होता है? न्यूक्लियर के बाहर चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं होता है। और अगर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें क्या होता है? उसका जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या होता है? वेल डिफाइंड उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के सारे फंक्शंस हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं कि भाई न्यूक्लियस क्या है, उसके जितने जितने कंपोनेंट हैं वो कैसे हैं, हर कंपोनेंट में क्या कौन सा फंक्शन हो रहा है, ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? डीएनए के बारे में भाई हम लोग इतना जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी मटेरियल होता है। ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल मतलब एक ऐसा मटेरियल जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है ना। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जाता है वो कौन है? वो डीएनए ही है। आरएनए भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है? यूकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए जो है वो क्या है? एक हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, चल अगर केमिकल कंपोजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि भाई केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या होता है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन मतलब कि जो आपका जो डीएनए है जिसका हम लोग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जानते हैं भाई, ये किस चीज से मिलकर बना है। ठीक है, डीएनए जो है वो तो हम लोग जानते हैं कि हेरिडिटी मटेरियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, लेकिन ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग बात करें डीएनए की कि भाई डीएनए किस चीज से मिलकर बना है, तो डीएनए के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। हम लोग जूनियर क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि भाई डीएनए का क्या केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए मतलब कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए का मतलब है, इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ डीएनए। ठीक है, हमारे टॉपिक का क्या नाम है भाई? टॉपिक का नाम है बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। मतलब कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोकेमिकल कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, मतलब किस चीजों से मिलकर वो बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बायोकेमिकल, ये गलत हो गया, थोड़ा सा इसको और स्पेस, और बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ किसका? डीएनए का। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग बायोकेमिकल कंपोजिशन की बात करें तो डीएनए किस चीज से मिलकर बना हुआ है वही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जूनियर क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े? जूनियर क्लासेस में हम लोग ये पढ़े चुके हैं कि भाई डीएनए क्या होता है? डीएनए जो है फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एक पेंटोज का शुगर होता है और क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस होता है। ये तो हम लोग पढ़े हैं ना। जैसे देखिए, अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या होता है भाई? पेंटोज क्या होगा? फॉस्फेट होगा। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप तो इससे अटैच रहता है, प्लस क्या होता है? पेंटोज का शुगर होता है, और क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेसिस होता है। इतना हम लोग क्या है जानते हैं डीएनए के बारे में कि भाई अगर केमिकल कंपोजिशन की बात तुम कर रहे हो कि किस किस चीजों से वो बना हुआ है डीएनए, तो क्या है हम लोग इतना जानते हैं कि इसमें भाई एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, पेंटोज के शुगर होते हैं। ठीक है, चलिए तो यही चीज हम लोग पढ़ लेते हैं भाई कि डीएनए क्या क्या कंटेन करके रखता है। तो डीएनए के मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन है? वो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। डीएनए क्या है? कंटेन करता है 3 मेन कंपोनेंट्स को।
ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा है कि डीएनए कंटेन 3 मेन कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो पहला कंपोनेंट आपका क्या है? पहला कंपोनेंट है आपका फॉस्फेट। ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या है आपका? फॉस्फेट। ठीक है, चलिए फॉस्फेट का सिंबल कैसा होता है? PO4। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपको कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? 5 कार्बन शुगर। ठीक है, 5 कार्बन शुगर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं। ठीक है, जो 5 कार्बन का जो शुगर है वो उसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। किसका कंपोनेंट होता है? डीएनए का। ठीक है, चलिए तो 5 कार्बन का जो शुगर है वो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। किसका कंपोनेंट? डीएनए का कंपोनेंट। ठीक है, चलिए अब तीसरे की बात कर लेते हैं भाई। जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या होता है? तो तीसरा मेन कंपोनेंट जो होता है आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। तीसरा मेन कंपोनेंट क्या हो गया? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ठीक है, वो बेसिस जो कि नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। ठीक है, अब इनको क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो किस तरह के होते हैं भाई? दो तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है? दो तरह का होता है। ठीक है, पहला क्या होता है आपका? प्यूरिन होता है। पहला क्या होता है? प्यूरिन होता है। और सेकंड क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। ठीक है, अब प्यूरिन में कौन कौन आते हैं भाई? प्यूरिन में आता है आपका एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, और अगर पिरिमिडीन की बात करें तो क्या होता है? साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये चीज आप लोग जानते होंगे। ठीक है, उसको हम एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए भाई। तो देखिए, अगर हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहे हैं तो जो नाइट्रोजनस बेसिस जो कि डीएनए में पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई? प्यूरिन होते हैं और क्या होता है? पिरिमिडीन होते हैं। ठीक, दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए पे पाए जाते हैं। उनका क्या नाम है? एक का नाम प्यूरिन है और दूसरे का नाम पिरिमिडीन है। अब प्यूरिन में क्या क्या आता है और पिरिमिडीन में क्या क्या आता है नाइट्रोजनस बेस, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्यूरिन की अगर बात करें तो प्यूरिन के अंदर क्या आता है? एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। ठीक है, प्यूरिन के अंदर क्या क्या आता है? एडेनिन आता है जिसका सिंबल क्या होता है? ए। और क्या होता है? ग्वानिन आता है। ग्वानिन का सिंबल क्या होता है? ग्वानिन को हम लोग जी से रिफर करते हैं। ठीक है, कहीं पे भी अगर जी लिखा रहेगा तो आप क्या समझ जाएंगे कि वो ग्वानिन है, और ए लिखा रहेगा तो क्या आप समझेंगे? एडेनिन है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो नाइट्रोजनस बेसिस का टाइप है वो क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। ठीक है, तो पिरिमिडीन के अंदर क्या क्या आते हैं भाई? पिरिमिडीन के अंदर आपका थाइमीन आता है जिसका सिंबल टी होता है। ठीक, और एक और क्या होता है? साइटोसिन आता है जिसका सिंबल सी होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इतना समझ लिए हैं कि भाई जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है। और ये क्या है? दो तरह का पाया जाता है, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन में क्या होता है भाई? प्यूरिन में होता है आपका एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन में क्या होता है? साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, चलिए तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यही अगर आरएनए को अगर हम लोग डिस्कस करते रहते ना तो यहाँ पे क्या होता है? थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है और जो शुगर होता है वो क्या मिलके बनाता है? वो मिलके बनाता है आपका न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे ना। चलिए अब ये जो आपका नाइट्रोजनस बेसिस होता है, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस ये जो शुगर होता है, इन ये मिलके क्या बनाता है? इनको साथ में क्या कहते हैं हम लोग? इनको कहते हैं हम लोग इनको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, चलिए अगर नाइट्रोजनस बेसिस और जो शुगर है वो अटैच्ड हैं, वो आपस में बॉन्ड बना के रखे हैं, वो आपस में क्या है? कनेक्टेड हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, चलिए फॉस्फेट ग्रुप एंड अ न्यूक्लियोसाइड मेक अ न्यूक्लियोटाइड। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो डिस्कस किए हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर मिलके क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर
फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हो गया तो ये क्या बना लिया, ये बना देगा आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए न्यूक्लियोटाइड। ठीक, चलिए तो इसको आप जो है शॉर्ट में जो हम लिखते हैं, आप उसको तो लिखते चला ही करिए, पॉज करके अपना लिख लिया कीजिए, साथ में एक रफ बना लीजिए या फिर अपने पेज की तरफ एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच करके, ये साइड बाय साइड अगर हम कोई शॉर्ट फॉर्म या कुछ ऐसा बताते रहते हैं तो आप उसको नोट डाउन करते रहा करिए। क्या होता है कि जब हम लोग लिखने बैठते हैं ना तो पूरा पढ़ना होता है, फिर समझना होता है, और अगर इसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग चीजें को लिख लेते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाती है कि अच्छा इसका मतलब ये था, याद भी करने में जल्दी आसान होता है कि हाँ अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे तो ये चीज ऐसे हो गया। ठीक है, याद करने में ये चीजें क्या होती है, हेल्पफुल होती है। और एग्जाम में है आप ऐसे मत लिखिएगा, एग्जाम में आप अच्छे से पूरा अच्छे से डिफाइन करके लिखिएगा, ताकि क्या है आपका आंसर तो लॉन्ग होगा ही, साथ ही साथ में सामने वाले को ये समझ में आएगा कि नहीं भाई आपको लिखने का तरीका पता है। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका हो गया और ये लिखने का तरीका हो गया। ठीक, चलो तो हमें लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो जब देखिए नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं और जो है पेंटोज शुगर है, ये क्या करता है आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बन गया, अगर उसमें आके क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया, तो क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड जो है वो बन जाता है। ठीक है, चलिए तो अब डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर है। ठीक है, चलिए तो इतना चीज हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए तो अगर हम लोग डीएनए की बायोकेमिकल कंपोजिशन को अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इतना चीज हम लोग को समझ में आ गया है कि भाई जो डीएनए है उसका 3 मेन कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट आपका फॉस्फेट हो गया, पहला जो है वो फॉस्फेट ग्रुप हो गया। दूसरा क्या है, वो है आपका 5 कार्बन शुगर। ठीक है, 5 कार्बन का शुगर जो है वो आपका मेन इंपॉर्टेंट दूसरा कंपोनेंट हो गया डीएनए का। तीसरा जो है वो क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस मतलब नाइट्रोजन बेसिस, ये क्या होते हैं, ये जो है प्यूरिन और पिरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, और जो प्यूरिन होता है वो कौन कौन सा होता है भाई, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, साइटोसिन और थाइमिन जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि भाई ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो जब जो है जो आपका शुगर हो गया, ठीक है 5 कार्बन का जो शुगर हो गया उससे क्या हो गया अटैच, उससे आपका हो गया अटैच ये क्या, सॉरी ये 5 कार्बन का जो शुगर होता है उससे आपका जब नाइट्रोजनस बेसिस आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तब वो हम लोग क्या कहेंगे उस स्ट्रक्चर को, उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और अब इसी न्यूक्लियोसाइड से, इसी स्ट्रक्चर से क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या है, ठीक है, चलिए उसको समझ लेते हैं। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए कि भाई उसका कंपोनेंट क्या हो, ठीक है, वो कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग को बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए को जानना है तो हम लोग को ये समझना होगा ना कि डीएनए आखिर है क्या। डीएनए के बारे में अगर हम लोग समझ लेंगे तो उसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में भी, बायोकेमिकल कंपोजिशन के बारे में भी समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो व्हाट इज डीएनए, तो डीएनए की अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यही होता है ना। ठीक है, चलिए अगर डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। डीएनए क्या है भाई, डीएनए की अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है, एक हेरिडिटरी मटेरियल है। एक हेरिडिटरी मटेरियल है किसमें भाई,
ह्यूमंस में और बहुत ही सारे ऑर्गेनिज्म में और बहुत ही टाइप के अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल का मतलब एक ऐसा मटेरियल जो कि वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता हो। क्या काम करता हो भाई, एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन तक जाता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, तो हमारे अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल है वो क्या है, वो है डीएनए। डीएनए के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वो क्या है, वो हेरिडिटी मटेरियल है ह्यूमंस में और बहुत ही सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, चलिए कुछ में आरएनए भी हेरिडिटी मटेरियल होता है, लेकिन वो अलग केस है। जब आरएनए पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि आरएनए किसका हेरिडिटी मटेरियल होता है। अभी हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए को आप इतना जानते रहिए कि ह्यूमंस के अंदर और बहुत ही अलग अलग के ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, डीएनए ही होता है हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, चलिए Nearly every cell in a person's body has the same DNA. क्या होता है, जितने भी सेल होते हैं एक पर्सन की बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, सेम डीएनए होता है। ठीक है, हमारा बॉडी है वो किस चीज से बना हुआ है, बेसिक यूनिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल। ठीक है, तो नियरली क्या होता है, जितने भी सेल होते हैं उनका जो एक बॉडी के अंदर जितने भी सेल प्रेजेंट है, तो नियरली क्या होता है, उनका जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसी तरह ना पता चलता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसमें पता चलता है कि भाई ये किसके डीएनए के फिंगरप्रिंट्स हैं। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सेम होता है। हमारा बॉडी किस चीज से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। यही सेल क्या है, आगे जाके ग्रुप करके क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। फिर यही टिश्यू क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन सारे मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और एक पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके आगे जाके एक होल बॉडी बनाता है। तो बेसिक यूनिट क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है आपका सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर ही ना क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी भी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो उसका जो सेल होता है उन सेल्स में लगभग जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, डीएनए लगभग जो ऐसा कह रहा है, डीएनए सेम तो होता है, उसका जो कंपोजिशन, उसका जो सीक्वेंस होगा उसके बारे में बात कर रहा है कि वो जो डीएनए होता है वो जो है वो लगभग हर सेल के अंदर एक बॉडी के सेम होता है। ठीक है, तो इतना आप चीज याद रखे रहिएगा कि फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए जो है हेरिडिटी मटेरियल होता है किसका भाई, ह्यूमंस का, और बहुत ही सारे ऑर्गेनिज्म का भी क्या होता है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि डीएनए, तो ये तो पता चल गया कि डीएनए है क्या, एक ओवरव्यू हम लोग को पता चल गया कि डीएनए क्या है। ठीक है, चलिए अब ये कहाँ लोकेटेड है इसको भी समझ लेते हैं कि भाई डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर प्रेजेंट है ये बात सही है, लेकिन सेल के अंदर भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए तो मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन सेल न्यूक्लियस। जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जिसको कि अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में ही हम लोग पढ़े थे ना। तो जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वहां पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डीएनए, मतलब बहुत ज्यादा जो लगभग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो डीएनए होता है वो क्या होता है, वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे, वेयर इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए। जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। और इस जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियर डीएनए। ठीक, चलिए तो जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए ये सेल हो गया, इसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए but a small amount of DNA can also be found in the mitochondria, where it is called mitochondrial DNA or mtDNA.
हम क्या कहे हैं, हम ये बताए हैं कि डीएनए जो है वो मैक्सिमम क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक, चलो, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है उसको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। ठीक, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। और वो डीएनए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर तो भाई डीएनए प्रेजेंट है और वो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन जो सेल के बाहर, अगर हम सेल न्यूक्लियस के बाहर अगर हम लोग देखें तो सेल न्यूक्लियस सेल के किस ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है भाई डीएनए, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे भी क्या है, कुछ ही अमाउंट में, लेकिन क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। और इस डीएनए को क्या कहते हैं हम लोग, इस डीएनए को हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर एम्प्टी डीएनए। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का ये शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एम्प्टी डीएनए। तो हमें लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, मैक्सिमम जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर डीएनए। और जो कुछ अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है और उस डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर क्या कहते हैं, एम्प्टी डीएनए। ठीक, चलिए, तो हमें लगता है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दो चीज हम लोग इसमें समझे हैं, क्या क्या समझे हैं, एक पहला चीज तो ये कि न्यूक्लियस आखिर होता क्या है। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है आपकी, जो जीन्स कह लीजिए, आपका जो कैरेक्टर कह लीजिए, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है वो किसकी वजह से जाता है, वो आपका डीएनए की वजह से ही जाता है। ठीक, चलिए, अब ये बात कर लेते हैं आखिर डीएनए जो है वो किसका हेरिडिटी मटेरियल है। तो हेरिडिटी मटेरियल जो है ये किसका है, ये ह्यूमंस का है। और साथ ही बहुत ही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका ये हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक, चलिए, अब इसके लोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है। तो लोकेशन हम लोग को अच्छे से पता चल गया है, जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। कुछ जो अमाउंट है, स्मॉल पोर्शन ऑफ, मतलब कुछ जो अमाउंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी डीएनए को जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर एम्प्टी डीएनए। ठीक है, चलो, तो हमें लगता है ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई लोकेशन क्या है और डीएनए है क्या। ठीक, चलिए, तो डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसके लिए भाई, डीएनए का अगर फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए, और अगर टर्म की बात करें कि ये टर्म जो है डीएनए का जो है वो कौन दिया था, ठीक है, तो इसे दिया था जैसरीज, JACCHARIS, जैसरीज ने इन्हें इस टर्म को दिया हुआ था। ठीक है, ये एक विदेशी है, नाम ही से पता चल रहा है इन लोग का नाम कब कैसा रहता है। हम लोग का नाम कितना अच्छा होता है ना, राम श्याम ना, रानी सोनी, ये सब ना। और इन लोग का नाम देखिए कितना गंदा गंदा रहता है, गंदा तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ऊटपटांग टाइप का रहता है इन लोग का नाम, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट याद कर लीजिएगा कि डीएनए का जो टर्म है वो कौन दिया है। तो जैसरीज ने इन्हें इस टर्म को दिया हुआ है कि भाई जो हेरिडिटी मटेरियल है ह्यूमन का वो क्या है, वो है आपका डीएनए। उस मटेरियल को क्या कह रहे हैं हम लोग, डीएनए। तो ये जो डीएनए का जो नाम है वो जैसरीज ने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए,
अब जो है वो डीएनए क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए इज अ बायोपॉलीमर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज मोनोमरिक यूनिट। ये जो टर्म है ये आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज लिखा है, अगर नहीं आया है तो हम समझा देते हैं, ठीक है। डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है भाई? पॉलीमर उस चीज को कहते हैं जब कोई सब्सटेंस है वो एक ही तरह की चीजों से बार बार जैसे एक छोटे से चीज से मिलकर बना हुआ है, और वो जो छोटा सा चीज है वो बार बार जब रिपीटेडली कंबाइन होते जाए तो उसी को क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये जो है एक सब्सटेंस है, ठीक है। ठीक, समझ लीजिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये क्या हो गया? आपका पॉलीमर हो गया। इसका जो बेसिक यूनिट अगर हम लोग देखें तो ये एक मोनोमर है, ठीक है। जब ये मोनोमर एक ही जैसे का सब्सटेंस जो कि बेसिक यूनिट है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसे कहते हैं हम लोग मोनोमर। जब ये मोनोमर बहुत सारे मोनोमर कंबाइन होते जाते हैं और क्या करते हैं? एक लार्ज सब्सटेंस को बनाते हैं, एक बड़े सब्सटेंस को बनाते हैं, उनको हम लोग पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई जो ये पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक ऐसा चीज है जो कि मोनोमर से मिलकर बना होता है। मोनोमर क्या होता है? पॉलीमर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। और यही मोनोमर जो है आपस में कंबाइन होते हुए आपस में ढेर सारे मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। तो पॉलीमर और मोनोमर तो समझ गए आप। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है बायोपॉलीमर, मतलब कि ऐसा पॉलीमर जो कि लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है? डीएनए लिविंग बींग्स में ही प्रेजेंट होता है ना। डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है? लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? एक बायोपॉलीमर है, ठीक है। अब ये जो पॉलीमर है ये किससे मिलकर बना हुआ है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे इसका मोनोमर यूनिट है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जब देखिए जो शुगर है और नाइट्रोजिनस बेसिस है तो इनको क्या कहते हैं हम लोग? इनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और इसी में अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज हो गया, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि शुगर है, इससे अटैच है नाइट्रोजनस बेसिस और इससे अटैच हो गया फॉस्फेट ग्रुप। तो इसको क्या कहेंगे? इस कंपोनेंट को, इस कंपोजिशन को क्या कहते हैं हम लोग? जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, इनको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे छोटा यूनिट हो गया वो क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यही न्यूक्लियोटाइड जो है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर बनाते हैं आपके डीएनए को। बहुत सारे ऐसे जो है क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाता है? डीएनए को बनाता है। तो अब अगर ये चीज आप समझ गए हैं तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो डीएनए है वो बायोपॉलीमर तो है और इसका मोनोमर क्या है? उसका मोनोमर है आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? मिल करके क्या बनाते हैं? डीएनए को, जो कि होता है पॉलीमर, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए, तो इस लाइन को एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो डीएनए इज ए बायोपॉलीमर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज मोनोमरिक यूनिट। डीएनए जो है वो बायोपॉलीमर है और क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो है इसका मोनोमरिक यूनिट होता है, ठीक है। चलिए,
अब डीएनए को जो इतना ज्यादा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है, चल, जो डीएनए है वो क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इन यूकेरियोट्स में। ठीक है, यूकेरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए की अगर बात करें तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पे पाया जाता है, यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं और दोनों ही जगह इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा होता है स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक चीज आप हमेशा याद रखे रहिएगा कि जब भी डीएनए की बात आए तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, उसका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, चल, बट इन वायरसेस it may be double stranded or single stranded and present as monopartite or multipartite। अगर हम लोग वायरस की बात करें तो वायरस में क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जब भी डीएनए प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ही होता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। लेकिन अगर हम लोग वायरस की बात करें तो वहां पे जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड भी होता है और कभी कभी सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है। ठीक है, ये जो है वो मोनोपार्टाइट और मल्टीपार्टाइट की तरह भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, चल, यूकेरियोट्स में जो होता है वो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में होता है और ये न्यूक्लियस जो है किससे सराउंडेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब जो है हम लोग डीएनए के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए का मतलब है कि डीएनए आखिर किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है, उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा तो पहले डिस्कस कर ही लिए हैं कि भाई ये शुगर, पेंटोज शुगर और क्या होता है 5 कार्बन शुगर नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी इससे बायोकेमिकल जो नेचर है, बायोकेमिकल जो कंपोजिशन है डीएनए का, उससे जाने से पहले कुछ छोटे छोटे से जो पॉइंट्स है डीएनए के बारे में वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसका बेसिक चीज डीएनए का नहीं जानेंगे तो आप जो है उसका बायोकेमिकल नेचर जो है डीएनए का वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम आपको इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डीएनए के, वो आपको पहले पढ़ा दे रहे हैं, वो आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको एक आउटलाइन समझ में आ जाए कि भाई डीएनए क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद अब इसका जब बायोकेमिकल कंपोजिशन पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें यूकेरियोट्स में तो यूकेरियोट्स में डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, जो डीएनए अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो यूकेरियोट की बात हो रही है, तो यूकेरियोट में क्या होता है, पहली बार हम समझाए थे कि न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है यूकेरियोट का, वो चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें जो डीएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस वो सराउंडेड होता है, वो सराउंडेड होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, चल, तो यूकेरियोट्स में इतना चीज समझ में आ गया कि जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस जो है वो किस चीज से सराउंडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, चलिए अब प्रोकैरियोट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक, चलिए, in prokaryotes DNA is presented in nucleoid region of cytoplasm without nuclear membrane। ठीक है, देखिए अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता नहीं है और जो न्यूक्लियस होता है एक रीजन में प्रेजेंट होता है विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ठीक है, विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियोइड रीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो है साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है बिना किसी आउटर मोस्ट लेयर के। ठीक है, तो ये जो डीएनए है जो कि प्रोकैरियोट्स में है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट है। और ये जो न्यूक्लियोइड है वो कहाँ प्रेजेंट है भाई, वो है आपका प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में पाया जाता है न्यूक्लियोइड। और क्या होता है, ये जो है न्यूक्लियोइड बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पाया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि ये समझ लीजिए ये आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका न्यूक्लियोइड रीजन है, ये क्या है आपका न्यूक्लियोइड रीजन। ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, इस न्यूक्लियोइड रीजन के चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियोइड रीजन। इसी न्यूक्लियोइड रीजन में क्या प्रेजेंट है, इसी न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट है आपका डीएनए। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है। और ये जो न्यूक्लियोइड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसमें चारों तरफ मेम्ब्रेन तो है नहीं, ये कहाँ पे रहता है, ये आपका साइटोप्लाज्म में रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक, चलिए, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इसका चारों तरफ क्या होता है भाई, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, अब इसका ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या है, एक ऐसा रीजन है जहां पे प्रोकैरियोटिक डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये जो है ये न्यूक्लियस की तरह ही होता है, न्यूक्लियस ही होता है, लेकिन क्या होता है इसमें डिफरेंस कि ये यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की तरह इसमें जो है चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो इतना हमें लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, तो प्रोकैरियोट की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो डीएनए होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है। ठीक है, और न्यूक्लियोइड के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। एक चीज को हम आपको 3-4 बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सुनते 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 आपके दिमाग में वो चीज आ जाए। वो चीज अगर आपको फिर आपको कहीं लिखना हो या किसी को एक्सप्लेन करना हो तो आपके अंदर दिमाग के अंदर तो भाई बैठा रहे कि भाई ये मैम तो बहुत बार बताई थी, अब इसको तो हम बता ही लेंगे। ठीक है, चलिए, अब वायरस में अगर बात कर ले तो वायरस में जो होता है वो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है इन द कोर ऑफ वायरस सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर कॉल्ड कैप्सिड। ठीक है, इन वायरसेस डीएनए इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ वायरस। जो डीएनए होता है वो वायरस में जो है वो कोर में प्रेजेंट होता है, वायरस के जो कोर होता है उसमें क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है डीएनए। ठीक है, और वायरस सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर कॉल्ड कैप्सिड। ठीक है, चलिए, तो वायरस में क्या हो रहा है, डीएनए प्रेजेंट इन द कोर ऑफ वायरस सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर कॉल्ड कैप्सिड। ठीक है, देखिए जो डीएनए होता है वायरसेस में वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके कोर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए, और ये जो डीएनए होता है ये चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर से सराउंडेड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, चलिए, जैसे कि अगर ये वायरस हो गया तो वहां पे उसके कोर में क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया आपका डीएनए, और ये जो डीएनए होता है ये प्रोटीन के लेयर से चारों तरफ से घिरी हुई होती है। ठीक है, फ्रीली नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो डीएनए अगर प्रेजेंट है तो वहां पे उसके चारों तरफ से प्रोटीन की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। बहुत सारे वायरसेस को जब आप पढ़े होंगे तब आप ये पढ़े होंगे कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चारों तरफ से एक प्रोटीन का जो मटेरियल है, प्रोटीन का जो लेयर है उसके चारों तरफ से वो घिरा हुआ होता है ताकि उसका जेनेटिक मटेरियल सेफ रहे। और इसी का जो प्रोटीन का लेयर होता है जो कि उस डीएनए को क्या होता है, सराउंड करके रखता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कैप्सिड
कहते हैं। ठीक है, चल तो इतना तो हम लोग समझ लिए कि भाई डीएनए का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसका टर्म कौन दिया है, ठीक है, अगर प्रोकैरियोट्स में वो प्रेजेंट है तो कहाँ पे प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है तो कहाँ पे प्रेजेंट है, वायरस में अगर प्रेजेंट है तो कैसे प्रेजेंट है। ठीक, चल और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बायोकेमिकल कंपोजिशन वाइज अगर हम लोग देखें तो जो डीएनए होता है वो क्या होता है, बायोपॉलीमर है। किस चीज का, वो है आपका न्यूक्लियोटाइड का, जो कि उसका मोनोमरिक यूनिट होता है। ठीक है, चल अगर हम लोग अब डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया जाए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये देखिए आपका डबल हेलिकल इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया और ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड का पूरा सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, इसमें नाइट्रोजिनस बेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के क्या कर रहे हैं, वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, वो हो गया आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो इसका ये जो होता है नाइट्रोजिनस बेसेस, तो नाइट्रोजिनस बेसेस जो हैं आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, ये क्या हो गया एजी, जो एडेनिन और ग्वानिन, ये क्या हो गया प्यूरिन, और साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडिन, ये चारों कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। और ये आपस में बॉन्ड कैसे बनाता है, तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड कैसा होता है भाई, ये डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये कैसा बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए, और ये जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ये चीज हमें लगता है आपको पता होगी। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज आपको पता चल गया। ठीक, चलिए, तो अगर हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो डीएनए का अगर स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मीनिंग डीएनए हैज टू स्ट्रैंड। ठीक है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर डीएनए का स्ट्रक्चर को अगर हम लोग को डिस्कस करना है तो वो कैसा होता है भाई, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, डबल हेलिक्स का मतलब क्या होता है, डबल हेलिक्स का मतलब होता है इसके पास जो है दो स्ट्रैंड है। दो स्ट्रैंड का मतलब ये हो गया कि ये आपका पहला स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है, उसका मतलब ये है कि डीएनए के पास दो स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, चल इट लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर, ये कैसा दिखता है, एक ट्विस्टेड लैडर की तरह दिखता है। ठीक है, लैडर मतलब क्या होता है, लैडर मतलब होती है सीढ़ी। सीढ़ी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सीढ़ी ऐसे ही होता है ना, और इसके ऊपर अपना जाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, अगर हम लोग बात करें डीएनए का तो अगर इस लैडर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, अगर थोड़ा सा मोड़ दें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो डीएनए है वो कैसा लगता है, ट्विस्टेड लैडर की तरह लगता है। ठीक है, चल डीएनए इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो है वो पॉलीमर है और उसका अगर बेसिक यूनिट स्मॉल यूनिट अगर डिस्कस कर लिया जाए तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो है आपका 5 कार्बन का जो शुगर है वो है, ये क्या है आपका नाइट्रोजिनस बेसेस है। ठीक है, और ये क्या है आपका फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, चलिए, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, जिसमें प्रेजेंट है आपका एक शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर,
नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया, उसका डायग्राम हो गया। और ऐसे ही ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, ऐसे ही ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए को बनाते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्या बना रहा है, ये डीएनए बना रहा है। बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में मिल करके वो डीएनए को बना रहे हैं। ठीक है, चलो अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजनस बेस का, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये पेंटोज शुगर के साथ, ये इस 5 कार्बन शुगर के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आप बताइए इस बॉन्ड को क्या कहते हैं। इस बॉन्ड को कहते हैं हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बनने की जब प्रोसेस चलती है तो इसमें नाइट्रोजनस बेसेस जब शुगर के साथ जाके 5 कार्बन शुगर के साथ जाके बॉन्ड बनाते हैं तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट है जब ये 5 कार्बन शुगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, और जो जब 2 फॉस्फेट ग्रुप आपस में मिल जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, जब वो लोग एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच्ड होके एक पॉलीमर बनाता है डीएनए का, तो क्या होता है उसमें फॉस्फेट एक जो है वो दूसरे फॉस्फेट के साथ अटैच होता है, बॉन्ड बनाता है, और उस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ठीक है, चलो अब जो है इसके बेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किसके बेसिस को भाई, बेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, चलिए डीएनए का जो बेसिस है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बेसिस की बात करें, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो वो क्या होता है, वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहला क्या है आपका पिरिमिडीन और दूसरा जो है वो प्यूरिन। कैसे भी आप लोग लिख सकते हैं, पहले प्यूरिन को लिख सकते हैं बाद में पिरिमिडीन को लिख सकते हैं, या फिर पहले पिरिमिडीन लिख सकते हैं और बाद में प्यूरिन लिख सकते हैं। तो क्या हो गया भाई, नाइट्रोजनस बेसिस ये कैसे है, ये आपके 2 तरह के हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है भाई, पहला आपका प्यूरिन हो गया और दूसरा क्या हो गया, पिरिमिडीन। ठीक, चलिए अगर पहला पिरिमिडीन यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, तो पिरिमिडीन क्या होता है, वो क्या होता है, एक 6 मेंबर रिंग होता है। ठीक है, पिरिमिडीन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, 6 मेंबर रिंग होता है, मतलब कि उसके अंदर 6 मेंबर रिंग होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ठीक है, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि ये रहा आपका पिरिमिडीन का, ये बेंजीन की तरह कुछ लग रहा है ना, तो ये पिरिमिडीन जो है वो 6 मेंबर का रिंग है, इसके अंदर 6 मेंबर पाए जाते हैं, इसका जो है मेंबर है वो कितना है, 6 है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है। पिरिमिडीन में क्या क्या पाया जाता है, पिरिमिडीन में आपका साइटोसिन और थायमीन जो है वो होते हैं पिरिमिडीन। अगर इनका स्ट्रक्चर कहा जाए तो ये इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, या फिर आप इनको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसके अंदर एक रिंग पाया जाता है, ये एक ही रिंग हुआ ना। ठीक है, और अगर हम लोग प्यूरिन की बात करें तो ये क्या होता है, मेड अप ऑफ 6 मेंबर रिंग फ्यूज टू अ 5 मेंबर रिंग। इसके अंदर जो है वो 2 रिंग पाया जाता है। ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हैं कि जो प्यूरिन है भाई वो कैसा है, वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। मतलब कहने का क्या है, मतलब उसके अंदर 2 रिंग पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो एक तो जो होगा आपका 6 मेंबर रिंग, इसमें भी पाया जाता है, एक तो हो गया ये, और इसके साथ इस रिंग के साथ एक और अटैच्ड होता है और उसको क्या कहते हैं हम लोग, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, ये जो 6 मेंबर रिंग होता है वो एक 5 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज होता है, अटैच्ड होता है, और कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये प्यूरिन जो है उसको हम लोग डबल मेंबर रिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आपका एडेनिन और ग्वानिन आता है। ठीक है, चल
The rings are not only made up of carbon, specific formulas and structure are not required for IB. ये जो है इसको हम आपको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, क्योंकि इससे बहुत सारी पहले आपको अगर ये चीज समझना है तो पहले आपको इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस करना होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए आप इतना जानते रहिए कि जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं। बेसिस जो है वो दो तरह के होते हैं, वो कौन कौन से है भाई? प्यूरीन और पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरीन की अगर हम लोग बात करें तो प्यूरीन में क्या क्या आता है? प्यूरीन में आपका एडेनिन और ग्वानिन आता है, ठीक है। चलिए, एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरीन होते हैं और इनका अगर स्ट्रक्चर हम लोग कहें तो ये टू रिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि इसके अंदर दो रिंग पाया जाता है। एक रिंग कैसा होता है? एक रिंग तो आपका 6 मेंबर का रिंग होता है और साथ ही में इस रिंग के साथ एक 5 मेंबर रिंग जो होता है वो इसके साथ फ्यूज होता है, ठीक है। तो ये इसका डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। पिरिमिडीन की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें साइटोसिन और थायमीन पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग इसमें पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर पिरिमिडीन और प्यूरीन, ठीक है, तो पिरिमिडीन जो हो गया वो कैसा हो गया? अभी हम लोग डिस्कस किए। पिरिमिडीन जो हो गया इसका क्या हो गया? 6 मेंबर स्ट्रक्चर या फिर रिंग, या फिर क्या कहेंगे आप इसको? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और प्यूरीन क्या हो गया? डबल रिंग स्ट्रक्चर या फिर क्या हो गया? मेड अप ऑफ 6 रिंग फ्यूज टू अ 5 मेंबर रिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है? एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन के अंदर क्या होता है? साइटोसिन और थायमिडीन, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़े, ठीक है। तो डीएनए का आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अगर हम लोग आज इस लेक्चर की बात करें तो आज इसमें हम लोग समझे कि भाई डीएनए क्या होता है। तो डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल होता है, ठीक है। ये अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में पाया जाता है, जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। और क्या होता है भाई? डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि दो स्ट्रैंड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसका मोनोमर जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। ये किन किन चीजों से बना हुआ है? शुगर, ठीक है, शुगर 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस से ये मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए, और इसका जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कैसा है? प्यूरीन और पिरिमिडीन है। प्यूरीन में क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन होता है। पिरिमिडीन में क्या होता है? साइटोसिन और थायमीन होता है, ठीक है। चलिए, और प्यूरीन जो होता है वो कैसा होता है? प्यूरीन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पिरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी तो हम लोग बहुत ही बेसिक पॉइंट, बहुत ही बेसिक कंपोनेंट किसका पढ़े हैं? डीएनए का। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग बहुत ही ज्यादा डीप में जाके पढ़ेंगे कि भाई जो बायोकेमिकल नेचर जो होता है वो डीएनए का वो कैसा होता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को, आज टाइम खत्म हो गया तो जिसके वजह से ये टॉपिक अधूरा ही रह गया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भाई डीएनए का बायोकेमिकल नेचर क्या होता है, उसका कंपोजिशन कैसे होता है, ठीक है। तो हर चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है समझेंगे कि डीएनए का जो बायोकेमिकल कंपोजिशन है वो कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि आपका जितने भी सिलेबस का जितना भी टॉपिक है उसको आप कवर कर सके, तो आप हम लोग के साथ इनरोल हो सकते हैं। आप इनरोल हो सकते हैं, आप जो है डीएनए एडिटर ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप हम लोग से इनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत है या फिर आपको कुछ भी चीज़ पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो आप हम लोग से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप हम लोग के साथ इनरोल हो सकते हैं ताकि आपको सारी लेक्चर मिल सके, आप सारा आपका जितना भी टॉपिक है वो पूरा कवर हो सके, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।